बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर देश में एक बेहद खूबसूरत मल्लिका रहती थी। उसका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था और आंखें सितारों सी चमकती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसके घने, लंबे और रेशमी बालों में थी। ये बाल इतने लंबे थे कि मल्लिका के पैरों को छूते थे। राजा को अपनी मल्लिका के बालों से बहुत प्यार था। वो हर दिन उसके लिए सुंदर सुंदर रत्न और तरह तरह के फूल भेजा करता था, ताकि मल्लिका उन्हें अपने बालों में गूंथ सके। महल के छोटे बड़े हर कोई मल्लिका के बालों की तारीफ करता था और कहते थे कि अगर इन बालों को कुछ भी हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। एक सुबह मल्लिका महल की खिड़की के पास बैठी अपना काम कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़े और बदसूरत हरे परिंदे पर पड़ी। वो परिंदा कुछ देर खिड़की के पास मंडराता रहा और फिर सामने वाले पेड़ पर बैठकर मल्लिका को घूरने लगा। मल्लिका ने जैसे ही उसकी तरफ से नजर हटाई, वो बोल उठा। परिंदा कहने लगा, नमस्ते मल्लिका, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं, लेकिन थोड़े बाल मुझे दे दो, मैं उनसे अपने घोंसले में बिछाऊंगा। मल्लिका को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, ये कैसा बदतमीज परिंदा है। मेरे खूबसूरत बाल, जो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, इसे अपने गंदे घोंसले में रखने के लिए दे दूं। वो गुस्से से चीखी, कभी नहीं, मेरे बाल बहुत खूबसूरत है और मैं उन्हें दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं मल्लिका हूँ? परिंदा बोला, मेरा काम तो चल ही जाएगा। मल्लिका, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि थोड़े से बाल मुझे दे दो। मल्लिका गुस्से से चिल्लाई, नहीं, कभी नहीं। हरे परिंदे ने कुछ और नहीं कहा। वो पेड़ के चारों तरफ चक्कर काटने लगा और धीमी आवाज में गाने लगा। पतझड़ जब आएगी, मल्लिका के बाल खाएगी। बरसात जब लाएगी, मल्लिका बाल न पाएगी। जब ये गीत खत्म हुआ तो परिंदे ने एक जोर की चीख मारी और मल्लिका को हैरान और डरा हुआ छोड़कर उड़ गया। गर्मियां खत्म हो गई और सर्दियां आने वाली थी। हवा के तेज झोंके चलने लगे और पेड़ों के कुछ पत्ते झड़कर जमीन पर आ गिरे। इन झड़ते पत्तों के साथ साथ मल्लिका को भी अपने कुछ बालों से हाथ धोना पड़ा। मल्लिका रोते हुए खड़ी हो गई और राजा को पूरी घटना बताई। राजा हंस पड़ा और कहने लगा, मल्लिका, तुम कैसी बातें करती हो? एक परिंदा तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? थोड़े से बाल झड़ गए होंगे, कोई बात नहीं, और आ जाएंगे। लेकिन राजा के इस जवाब से मल्लिका को तसल्ली नहीं हुई। उसी रात जब मल्लिका की दासियां उसके बाल गूंथ रही थी तो और भी बहुत से बाल झड़ गए। सुबह जब उसकी आंख खुली तो बिस्तर पर बहुत से लंबे लंबे सुनहरे बाल पड़े मिले। मल्लिका ये देखकर रोने लगी। उसने तुरंत एक समझदार आदमी को बुलाया जो अपने साथ तरह तरह के रंगों की दवाएं लाया ताकि मल्लिका के बाल फिर से उग सके। लेकिन किसी भी दवा से कोई फायदा नहीं हुआ। दुनिया की सारी दवाएं बेकार साबित हुई। ये साफ दिख रहा था कि मल्लिका के बाल बहुत तेजी से झड़ रहे थे। मल्लिका पेड़ों के पत्तों को झड़ते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन हवा चलने के साथ साथ पत्तों के झड़ने की आवाज उसके कानों तक पहुंच ही जाती थी। वो रोते रोते सोचा करती, क्या मेरे बाल इतनी जल्दी गायब हो जाएंगे? एक रात बड़े जोर की हवाएं चली। अगले दिन सुबह मल्लिका खिड़की की तरफ दौड़ी और देखा कि पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं है। फिर वो आईने की तरफ गई और अपने सिर को बिल्कुल गंजा पाया। इस नजारे को देखकर वो अपनी हालत पर रोने लगी। शहर के बड़े बड़े समझदार लोग मल्लिका के बाल फिर से उगाने के लिए जमा हुए। कोई कहता कि फला तेल इस्तेमाल किया जाए और कोई तरह तरह के पाउडर खिलाने को बेहतर समझता। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। इन सब प्रयोगों में बहुत समय लगता, इसलिए मल्लिका ने कहा कि जब तक कोई सही फैसला नहीं होता वो अपने महल में ही रहेगी। राजा ने ऐलान कर दिया कि मल्लिका बीमार है, लेकिन बीमारी की असली वजह को राज रखा। समझदार लोग किसी काम के नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तरह तरह के तेल और पाउडर इस्तेमाल करने के बाद भी मल्लिका का सिर बालों से खाली रहा। बेचारी गंजी हो गई। ये राज आखिर ज्यादा देर तक नहीं छिप सका और मल्लिका की गंजी होने की बात फैल गई। मल्लिका ने अपने गंजे सिर को छुपाने के लिए एक छोटी सी काली टोपी पहन ली। हालांकि टोपी में बेशुमार कीमती हीरे जड़े हुए थे, फिर भी वो बालों जितनी खूबसूरत नहीं थी। मल्लिका इस टोपी को पहनते वक्त रो दिया करती थी। मल्लिका पर गम के मारे खाना पीना हराम हो गया। थोड़े ही समय बाद उसे बुखार भी आ गया। एक रात मल्लिका ने सपने में एक छोटे से बौने को देखा। बौने के कपड़े हरे रंग के थे। बौना मल्लिका को देखकर नाचने और गाने लगा। घास न पाओ जहाँ, डाल दो बीज वहाँ। ये गाते हुए उसने जमीन पर थोड़े से बीज डाल दिए। बीज डालते ही पहले तो एक पौधा फूटा, फिर बढ़ते बढ़ते जमीन को छूने लगा। मल्लिका की आंख खुल गई। उसके दिल में केवल बालों वाले पेड़ का ही ख्याल था। दूसरी रात मल्लिका को वही सपना फिर दिखाई दिया। तीसरी रात भी यही सपना आया
तो उसने राजा को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा, अब तो बालों वाले पेड़ के बीजों के सिवाय और कोई चीज ऐसी नहीं जो मेरे बालों को फिर से उगा सके। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपनी सारी कोशिश उस पेड़ को ढूंढने में लगा दें और ऐलान करवा दें कि जो शख्स उस पेड़ का पता लगा लेगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। ये कहकर मल्लिका अपने बिस्तर पर गिर गई और आंखें बंद कर ली। राजा ने तुरंत अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और उन्हें मल्लिका के सपने के बारे में बताया। शहर में जगह जगह इश्तिहार लगाए गए कि जो कोई बालों वाले पेड़ से कुछ बीज लेकर आएगा या सिर्फ उस पेड़ का पता बता देगा, उसे राजा की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अब क्या था, हर शख्स की ज़बान पर बालों वाले पेड़ का नाम था और हर कोई इतना बड़ा इनाम हासिल करने की कोशिश करने लगा। उसी शहर में एक बड़ा बहादुर और निडर नौजवान रहता था जिसका नाम हेजल था। उसके माँ बाप, बहन भाई सब मर चुके थे और वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसके पास बस एक नाव बची थी। जब उसने ये घोषणा सुनी तो सोचने लगा, 1 लाख रुपए, मैं बालों वाले पेड़ को ढूंढकर रहूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। हेजल ने बचपन में अपने माँ बाप से सुना था कि परिंदे इंसानों की तरह बोलते हैं और फूलों के हाथ और आंखें होती हैं। उसने थोड़ा सा सामान अपनी नाव पर रखा और निकल पड़ा। शहर की लगभग आधी आबादी उसी पेड़ की तलाश में निकल चुकी थी। कोई उत्तर की तरफ गया, कोई दक्षिण की तरफ, कोई पूरब की तरफ चला और किसी ने पश्चिम की तरफ रास्ता लिया। संक्षेप में कहें तो लोगों ने उस पेड़ को हर तरफ तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ आदमी जल्दी ही वापस आ गए और बहुत से आगे बढ़ते चले गए। बालों वाले पेड़ का पता किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन इनाम हासिल करने का लालच उनको खींचता जा रहा था। इस तरह कई महीनों तक मल्लिका का सिर गंजा ही रहा। राजा ने सभी औरतों को हुक्म दे रखा था कि वे अपने बालों को एक छोटी सी काली टोपी पहनकर छुपाने की कोशिश करें ताकि मल्लिका किसी औरत के बाल देखकर दुखी न हो। हेजल उत्तर की तरफ बढ़ता चला गया। कई दिनों तक उसको केवल पानी ही पानी नजर आया। आखिर दूर समंदर में एक वीरान द्वीप दिखाई दिया। उस द्वीप पर 3 पेड़ों के सिवाय और कुछ नहीं था। उनमें से एक में सुर्ख फलियां थी, दूसरे पेड़ में सुर्ख और सफेद हीरे लटक रहे थे, लेकिन तीसरा पेड़ बड़ा अजीबोगरीब था। ये दूर से सोने का बना हुआ लगता था और उसकी छोटी शक्ल बिल्कुल एक बड़े ढोल की तरह थी। हेजल अपनी नाव किनारे पर लाया और उन पेड़ों की तरफ चल पड़ा। वहां उसने कुछ सुर्ख फलियां और हीरे इकट्ठे किए। वो अभी भी ढोल वाले पेड़ को बड़े गौर से देख ही रहा था कि वो अचानक जलकर राख का ढेर बन गया। नौजवान हेजल डर के मारे जमीन पर औंधा हो गया। जब खामोशी हो गई तो वो उठा और डरते डरते उन 11 खूबसूरत सुनहरी फलियों को उठाकर अपनी नाव की तरफ भागा। नौजवान हेजल उस द्वीप से रवाना हुआ तो बहुत सी मछलियां उसकी नाव के करीब आ गई। उसने उन मछलियों को पकड़ना चाहा तो वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस घटना से हेजल को यकीन हो गया कि वो जरूर उस जगह के करीब पहुंचने वाला है जहां जानवर इंसान की तरह बोलते हैं और फूलों पौधों के हाथ होते हैं। अचानक उसने एक आवाज सुनी। सिर उठाया तो एक बड़े हरे परिंदे को नाव के इर्द गिर्द मंडराते देखा। थोड़ी देर के बाद वो हरा परिंदा फलियों की थैली की तरफ देखकर बोला, क्या इसमें फलियां हैं? हेजल ने कुछ सुर्ख फलियां बाहर निकाल कर कहा, जी हाँ। हरा परिंदा बोला, थैला खोलकर फलियां मेरे सामने रख दो। उसी वक्त हेजल को मल्लिका का किस्सा याद आया कि वो एक परिंदे का कहना न मानी और कैसी पछताई। इसलिए उसने जल्दी जल्दी हरे परिंदे की बात मानी। हरे परिंदे ने फलियां खाते हुए कहा, तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है? इसके जवाब में हेजल ने उसको मल्लिका का पूरा किस्सा शुरू से आखिर तक सुनाया। हरा परिंदा हंसते हुए बोला, मैं समझ गया, वो मैं ही था। फिर उसने कहा, अच्छा जरा सी फलियां और निकालो। हेजल ने और कई फलियां देकर राजा का हुक्म सुनाया और ये भी बताया कि वो बालों वाले पेड़ की तलाश में घर से निकला है। हरा परिंदा कहने लगा, उस पेड़ को ढूंढने के लिए भरोसे पर ही रही तो शायद तमाम उम्र अपने बाल हासिल न कर सकेगी। अब वो ये सोचती होगी, अफसोस मैंने हरे परिंदे की बात क्यों न मानी। उन दोनों के बीच बातचीत खत्म होते ही हरे परिंदे की नजर नाव में पड़ी हुई सुनहरी फलियों पर पड़ी। वो चीख कर उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन हेजल ने एकदम उनको उठा लिया। हरा परिंदा चीख कर बोला, ये क्या है? जल्दी बताओ, ये कहाँ से लाया? हेजल ने सुनहरी फलियों को मजबूती से पकड़ा और कहा, ये मैंने ढोल वाले सुनहरे पेड़ से हासिल की है। ये सुनकर हरे परिंदे ने हल्की सी आह भरी और सुनहरी फलियों को घूरने लगा। वो कहने लगा, 2000 साल के बाद आएंगे। अफसोस इनके निकलते वक्त मैं वहां मौजूद न था। दुनिया में कहीं भी इनसे अच्छी फलियों वाला पेड़ नहीं है। हेजल समझ गया कि इस घटना से हरे परिंदे को बहुत दुख पहुंचा है। उसने कहा, ये फलियां मैंने हासिल की है और अब मैं इनका मालिक हूँ। तुम ही ने मल्लिका को उसके बालों से महरूम किया है।
अब अगर ये बता दो कि मल्लिका के बाल फिर से कैसे उगेंगे, तो एक सुनहरी फली तुम्हें मिल जाएगी। उसने जान लिया कि हरे परिंदे को सुनहरी फलियों की सख्त जरूरत है और वो जरूर वापस आएगा। हेजल अपनी नाव में रहा। अगले दिन सुबह उसने दूर आसमान में काली लकीर देखी। उसने हरे परिंदे को देखा, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। आखिर हरा परिंदा खुद ही बोला, अगर कल वाली शर्त को नहीं भूले हो तो मैं तुमको बालों वाले पेड़ का पता बता सकता हूँ। हेजल ने थैले में से सुनहरी फली निकाली और कहने लगा, पहले उस पेड़ का पता बताओ, बाद में ये फली तुम्हें मिल जाएगी। हेजल ने हरे परिंदे को फली दे दी और कहने लगा, इसकी क्या वजह है कि लोग वहां जाकर वापस क्यों नहीं आए। हरा परिंदा उससे फली लेकर कहने लगा, बालों वाले पेड़ का पता मैंने बता दिया, अब इसकी वजह जाकर खुद मालूम कर लो कि लोग वहां से वापस क्यों नहीं आते। हेजल कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, अगर तुम मुझे वहां से सही सलामत वापस आने का रास्ता बता दो तो ये 6 सुनहरी फलियां वापसी के वक्त तुम्हें और मिल जाएंगी, वरना मैं अभी तुम्हारी गर्दन मरोड़ डालूंगा। हरा परिंदा हंसते हुए कहने लगा, तुम मुझको नहीं मार सकते, चाहे कुछ भी कर लो। अगर तुम्हारे पास ये सुनहरी जरवल फलियां न होती तो तुम्हारा अभी तक नामो निशान भी न रहता। ठीक है, जो तुम चाहते हो, लेकिन मुझसे पक्का वादा करो कि वापसी के वक्त 6 फलियां जरूर दोगे। उसने कहा, वहाँ सभी जानवर और परिंदे इंसानों की तरह बोलते हैं, लेकिन उनसे बात हरगिज मत करना। ये भी याद रहे कि वहाँ फूलों के हाथ भी होते हैं। वो हाथ तुमको अगर पकड़ना चाहे और अगर उनमें से किसी ने तुमको पकड़ लिया तो ये सुनहरी फलियां भी तुम्हारे कुछ काम ना आ सकेंगी और तुम मर जाओगे। काफी फासला तय करने के बाद तुमको एक दीवार नजर आएगी जिसके एक बड़े लकड़ी के दरवाजे पर ये लिखा होगा, एक भेद है, एक राज है, जानने का किसे मिजाज है, जाएगा वही की जाने, अगर जाएगा वही की होगा निडर। तुम उसी वक्त ये कह देना, जानता हूँ क्या राज है, जाने का। वृक्ष है यूं ही बढ़ता रहता। ये कहते ही तुम्हारे दाखिल होने के लिए दरवाजा खुल जाएगा। उसी जगह के अंदर बालों वाला पेड़ खड़ा है। तुम वहाँ क्या पाओगे ये मैं बताना नहीं चाहता। इतना कहकर हरा परिंदा वहाँ से उड़ गया। हेजल उसे उड़ता हुआ देखता रह गया। उसने अपनी नाव को किनारे पर ले जाकर बांध दिया और खुद उत्तर की तरफ चल पड़ा। ये बड़ा खूबसूरत द्वीप था। पहले तो कोई अजीब घटना नहीं हुई। जब उसने काफी रास्ता तय कर लिया तो खूबसूरत फूलों की कतारें नजर आई। हेजल खड़ा हो गया। अचानक करीब के फूल में से 2 सफेद खूबसूरत हाथ बाहर निकले और हेजल को मजबूती से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उसी वक्त दूसरे फूलों के हाथ भी ऐसे ही बाहर निकलने शुरू हुए। बड़े फूलों में से खूबसूरत औरतों के चेहरे नजर आए। हेजल को लगा कि ये उसे सख्त खींचातानी में मार न डाले। उसने अपनी जेब में से कुछ हरे हीरे निकाले और फूलों के करीब ले जाकर चिल्लाया, छोड़ दो। फूलों ने अब भी उसको नहीं छोड़ा। तब वो फिर चिल्लाया और कहने लगा, अगर तुमने मुझको न छोड़ा तो ये हीरे तुमसे बहुत दूर फेंक दूंगा और तुम हासिल न कर सकोगे। अब उस फूल ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसको छोड़ दिया। हेजल थककर जमीन पर गिरा और कुछ हीरे उन बढ़े हुए हाथों की तरफ फेंककर दौड़ने लगा। वो थककर चूर हो गया और सुस्ताने के लिए एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। पत्थर पर बैठे ही उसकी नजर घास पर पड़ी तो देखा कि बेशुमार छोटे छोटे हाथ हवा में हिल रहे हैं। अचानक एक भेड़िया वहाँ आया और कहने लगा, हे हेजल, तुम मुझको नाहक मारते हो, मैं कोई नुकसान न पहुँचाऊंगा। तुम यहाँ कैसे आए? जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने किसी इंसान की शक्ल तक नहीं देखी। हेजल भेड़िए को इतनी साफ जुबान में बोलते देखकर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, मैं पेड़ की तलाश में निकला हूँ, बताओ तुम कौन हो? मैंने आज तक किसी भेड़िए को इंसान की बोली बोलते नहीं देखा। भेड़िया कहने लगा, मैं भेड़िया नहीं, मेरा नाम ताराविना है। मुझको एक परी ने औरत की शक्ल से भेड़िए की शक्ल में बदल डाला। तुम ये बताओ कि तुम जिंदा यहाँ कैसे पहुँच गए और बालों वाले पेड़ की तुम्हें क्या जरूरत है? उन फलियों ने तुमको उन खतरों से भी बचा लिया जिनसे तुम वाकिफ नहीं थे। तुम कैसे इंसान हो जो इतनी दूर तक पहुँच गए? मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई। ये कहते ही भेड़िया रोने लगा। हेजल ने कहा, ताराविना, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? भेड़िया खुश होकर बोला, मेरी मदद बालों वाले पेड़ के चारों तरफ कुछ ऊंचे ऊंचे सुनहरे पौधे उगे हुए हैं, उनमें से एक पौधा तोड़ना। अब तुम्हारे सफर का वक्त है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जरवल फलियों को बहुत हिफाजत से रखना क्योंकि ये फलियां तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगी। मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेजल चलता गया। आखिर रास्ता तंग हो गया और पहाड़ियाँ हर तरफ ऊंची होनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि आपस में मिल गई और रास्ते में अंधेरा छा गया। हर तरफ एक खामोशी छाई हुई थी और दूर से पानी बहने की आवाज आ रही थी। चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पहाड़ियाँ उसके सामने आ गई। उन पहाड़ियों में एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। वो दरवाजे से खुला
और अंधेरे में बढ़ता चला गया। और थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही ऊंची दीवार सामने आ गई। उस दीवार की चोटी नजर न आती थी। दीवार में एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था जिस पर लिखा था, एक भेद है, एक राज है, जानने का किसे मिजाज है, जाएगा वही की जाने, अगर जाएगा वही की होगा निडर। हेजल को हरे परिंदे की बात याद आ गई। बस उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, जानता हूँ क्या राज है, जाने का वृक्ष है यूं ही बढ़ता रहता। ये कहते ही दरवाजा एकदम खुल गया और हेजल अंदर दाखिल हो गया। यहाँ हेजल के सामने खुला मैदान था। उसकी आंखें रोशनी से चौंधी आने लगी क्योंकि वो बहुत देर तक अंधेरे में रह चुका था। यहाँ हर तरफ हरा रंग फैला हुआ था। हेजल के मुंह से खुशी के मारे एक चीख निकल गई क्योंकि उसका सफर कामयाब रहा। उस पेड़ पर पत्तों के बजाय नर्म नर्म पंख लगे हुए थे। हेजल को बालों वाला पेड़ साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि जगह काफी चौड़ी थी, लेकिन ये साफ जाहिर था कि द्वीप छोटे छोटे पौधों से घिरा हुआ है। वो नदी के किनारे बैठकर उसको पार करने की तरकीब सोचने लगा। बैठे बैठे उसने जरवल फली निकाली और उसको देखने लगा। उसी वक्त पानी में से एक आवाज आई। एक सुनहरी बतख नदी में से बाहर निकली। उसका रंग सुनहरा था और आंखें गुलाब के मानिंद सुर्ख थी। हेजल एकदम खड़ा हो गया क्योंकि ये बतख बहुत ज्यादा नाराज मालूम होती थी। वो कहने लगी, तुम कौन हो और यहाँ बालों वाले पेड़ के इतने करीब क्या कर रहे हो? हेजल बोला, अगर तुम इस नदी को पार करने का कोई रास्ता बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुनहरी बतख कुछ न बोली। उसकी आंखें जरवल फली पर जमी हुई थी। सुनहरी बतख धीमी आवाज में बोली, ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? ओह, ये तो जरवल फली है। 2000 साल गुजरे मैंने ऐसी फली खाई थी। इसका जरा सा टुकड़ा मुझको भी दो। हेजल कहने लगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप। लेकिन एकदम रुक गया और बात पलटकर कहने लगा, अगर तुम मुझको अपनी पीठ पर लाद कर इस नदी के पार पहुंचा दो और जब मैं बीज ले आऊं तब वापस ले आओ तो ये फली तुमको मिल जाएगी। सुनहरी बतख थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, अच्छा, मंजूर है। इतना सुनते ही हेजल उसकी पीठ पर सवार हो गया। बतख ने थोड़ी सी देर में नदी को पार कर लिया और मुंह मोड़कर कहने लगी, खबरदार, कहीं इस द्वीप के फूल तुम्हें चूम न ले। वो तुम्हारा मुंह चूमना चाहेंगे लेकिन उनका इरादा काटने का होगा। हेजल ने सुनहरी बतख का शुक्रिया अदा किया और जमीन पर कूद पड़ा। ये द्वीप ऐसे फूलों वाले पौधों से भरा पड़ा था जिनको आज तक किसी ने न देखा होगा। उनमें से कई फूलों के मुंह भी थे। जब हेजल ने एक फूल के मुंह पर तमाचा लगाया तो उस फूल ने हल्की सी चीख मारी। बाकी फूल हंसने लगे। उन्हीं फूलों में से एक फूल ने अपना मुंह बनाया और हेजल से कहा, जरा अपना मुंह करीब ले आइए, मैं आपका मुंह चूमना चाहता हूँ। और वहां से चल पड़ा। उसने जब दूसरे पौधों पर नजर डाली तो उनके फूलों को कान की शक्ल का पाया। उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल वो थे जिनकी शक्ल आंख जैसी थी। आंखें भी तरह तरह की, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई नीली और कोई काली। ये आंखें घूर रही थी। उसको ये आंखें भली मालूम हुई कि उसने अपने साथ ले जाने के लिए एक आंख तोड़ने का इरादा किया, लेकिन अभी हाथ बढ़ाया ही था कि वो आंख फूट फूट कर रोने लगी। हेजल को रहम आ गया और उसने नहीं तोड़ा। मुंह वाले तमाम फूल पेड़ के करीब आ गए। हेजल ने उन सुनहरी पौधों में से एक पौधा तोड़ा जैसा ताराविना ने मांगा था। जैसे ही हेजल ने ऐसा किया, मुंह वाले फूल ने हेजल के मुंह पर एक जोर का तमाचा रसीद किया। वो बदहवास होकर पीछे गिरा और मुंह वाले फूल हंसने लगे। हेजल ने कहा, तुमने पहले भी मेरी बहुत मदद की है, अब फिर तेरी बारी है। इतना सुनते ही तमाम फूल चिल्ला उठे। सभी फूल कहने लगे, जरवल फली का एक टुकड़ा हमको भी दे दो। इतने में एक फूल बड़ा ऊंचा हुआ और फूलों से कहने लगा, खामोश, फिर हमको दे दो, हम तुम्हारे लिए सुनहरी पौधों को तोड़ डालेंगे। इस तरह सुनहरी पौधों ने फूलों के तमाचे लगाने शुरू किए, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस तरह 6 सुनहरी पौधे टूटकर जमीन पर गिर गए और रास्ता साफ हो गया। हेजल ने उस फली के टुकड़े फूलों के मुंह में डाल दिए और बालों वाले पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। ये बड़ा ही खूबसूरत था। तरह तरह के रंगों के बालों ने उसको घेरा था। पेड़ की जड़ के करीब सुनहरे बाल थे। हेजल ने कुछ बालों को हाथ से छुआ। उनसे ज्यादा नरम बाल उसने कहीं न पाए थे। अब वो बीज तलाश करने लगा। उस पेड़ के बीज बहुत मजबूती से बालों से जुड़े हुए थे और जड़ के करीब ही लगे थे। बड़ी मेहनत के बाद उसने अपने खंजर की नोक से वे बीज निकाले और एहतियात से थैले में डालकर वापस चला। हेजल जब जाने लगा तो आंखों वाले फूलों ने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गए। मुंह वाले फूल भी खामोश हो गए। उसने एक सुनहरी पौधा उठाया और बत्तख की तरफ चल पड़ा। जब वो बत्तख पर सवार होकर दूसरे किनारे पर पहुंचा तो बत्तख कहने लगी, अब तुम मुझे जरवल फली दे दो, और हाँ,
याद रखना, जितनी जल्दी हो सके इस द्वीप से रवाना हो जाओ। दीवार का दरवाजा अभी तक खुला था, लेकिन हेजल के निकलते ही एक खौफनाक आवाज के साथ बंद हो गया। वो अंधेरे में भागता रहा, आखिर रोशनी में आया। थोड़ी देर के बाद उसने भेड़िए को अपनी तरफ आते देखा। भेड़िया खुशी से चीख कर बोला, सुनहरी पौधा ले आए, अब जल्दी से इससे मुझको मारना शुरू करो। हेजल बोला, क्या तुम्हें मारूं? ये नहीं हो सकता। भेड़िए ने हेजल को सुनहरी पौधे से आहिस्ता से मारा। भेड़िया चीख कर बोला, जोर से, खूब जोर से मारो। हेजल का दिल न माना। तब भेड़िया उसकी तरफ पलटा और कहने लगा, अगर तुमने मुझको इस पौधे से खूब जोर से न मारा तो तुम्हें खा जाऊंगा। अब हेजल ने खूब जोर जोर से मारना शुरू किया, यहाँ तक कि खून निकल आया। हेजल थकान के मारे पौधे को जमीन पर फेंकने वाला ही था कि भेड़िए की खाल जमीन पर गिर गई और उसके सामने एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी नजर आई। हेजल ने ऐसी खूबसूरत औरत कभी न देखी थी। ताराविना बोली, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? हेजल और ताराविना नाव पर सवार होकर वहां से रवाना हुए। ताराविना कहने लगी, तुमको विश्वास है, लेकिन उस परिंदे को अपनी फली हरगिज न देना। अगर तुम्हारे पास कोई न रही तो वो तुमको मार डालेगा। थोड़ी देर के बाद उनको हरा परिंदा उड़ता हुआ नजर आया। आखिर वो उड़ता हुआ नाव पर आकर बैठ गया। हरा परिंदा बेहद गुस्से से नौजवान हेजल को देखते हुए बोला, खूब, तो तुमने बालों वाले पेड़ के बीज हासिल कर लिए। लाओ, मेरी जर्वल फलियां मुझे दो। हेजल ने थैले में से 6 फलियां निकालकर उसे दी और कहने लगा, लीजिए, ये रही। हरे परिंदे ने 6 फलियां अपने पैरों में छुपा ली, लेकिन वो अभी तक नहीं उड़ा। हरा परिंदा और जर्वल फली है। हेजल ने कहा, मैंने ये लोगों को दिखाने के लिए रख छोड़ी है। हरा परिंदा बोला, लेकिन इससे क्या फायदा होगा? ये भी मुझे ही दे दो। हेजल बोला, नहीं जनाब, ये तो नहीं हो सकता। हरा परिंदा कहने लगा, मेरे 7 बच्चे हैं और तुमने मुझको सिर्फ 6 फलियां दी हैं। अगर एक और दे दोगे तो मेरा छोटा बच्चा भी खा लेगा। ये सुनकर हेजल के दिल में रहम आ गया। वो अपनी फली भी उसको देने लगा, लेकिन ताराविना ने उसको रोक दिया और हरे परिंदे से कहा, इस फली को मत मांगो, ये तुमको नहीं मिल सकती। तुम झूठ बोलते हो। मैं खूब जानती हूँ कि तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं। तुम सिर्फ इस फली को छीन लेने की कोशिश कर रहे हो। अब हरे परिंदे की पोल खुल गई और वो कभी नहीं दिखा। पूरा 1 साल गुजर चुका था, लेकिन मल्लिका के सिर पर अभी तक कोई बाल नहीं उगा था। राजा ने बालों वाले पेड़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की। राजा के आदमियों ने दुनिया का कोना कोना छान मारा और बहुत से अजीबोगरीब पौधे ले गए, लेकिन किसी को भी बालों वाले पेड़ का पता न चल सका। मल्लिका कई महीनों तक बीमार पड़ी रही। आखिर उसने राजा को बुलवा भेजा और उससे कहा, अब मैं अपने आप को उम्र भर के लिए किसी कमरे में बंद कर लूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो देश की तमाम औरतों के बाल काट दिए जाने का हुक्म दे दो, ताकि वे भी मेरे जैसी गंजी हो जाएं। राजा हैरान था कि क्या करे, लेकिन उसको मल्लिका से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए पूरे देश में राजा का ये हुक्म सुना दिया गया कि तमाम औरतों के बाल काटे जाएंगे। एक दिन तय कर दिया गया और एक बड़े मैदान में उनको जमा होने का हुक्म मिला। राजा के नौकर अभी तक तरह तरह के पौधे ला रहे थे, लेकिन वे सब बेकार साबित हुए और बालों के काटे जाने की तारीख आ पहुंची। शहर में जगह जगह झंडे दिखाई देने लगे और हर औरत काले लिबास में नजर आने लगी। उस दिन सुबह सवेरे से मैदान में औरतें जमा होनी शुरू हो गई। जब पूरा मैदान भर गया तो राजा और मल्लिका तशरीफ लाए। राजा के गुलाम ने तमाम औरतों की लिस्ट तैयार की और बाल काटने के लिए पहला नाम पुकारा। ये नाम एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी का था, जिसका चेहरा गम के मारे मुरझाया हुआ था और बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। राजकुमारी अपना नाम सुनकर उठी और मुंह छुपाकर रोने लगी। अब उसके बालों के बचने की कोई उम्मीद न थी। शाहीन आई, राजकुमारी के बाल काटने वाला ही था कि एक चीख सुनाई दी, ठहरो। सभी की नजरें आने वाले आदमी पर जमी। हेजल भीड़ को चीरता हुआ उस जगह के करीब पहुंचा और चीख कर बोला, ठहर जाओ, मैंने दर्द के बीज हासिल कर लिए हैं। ये सुनते ही मल्लिका के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। राजा खुशी के मारे नाचने लगा और राजकुमारी, जिसके बाल काटे जाने वाले थे, भागकर हेजल के कदमों को चूम लिया। हेजल चलकर बोला, इन औरतों के बाल काटने से पहले सिर्फ आजमाइश कर लो। मैंने ये बीज बालों वाले पेड़ से तोड़े हैं। मल्लिका ज्यादा देर सब्र न कर सकी, तुरंत उठ खड़ी हुई और राजकुमारी को हटाकर कुर्सी पर बैठ गई। मल्लिका ने अपनी काली टोपी उतारकर जमीन पर फेंकते हुए कहा, इस मौके को हाथ से न जाने दो। थोड़े से बीज जल्दी मेरे सिर पर डाल दो। हर तरफ खामोशी छा गई। हेजल ने उसी वक्त अपने थैले में से बीज निकालकर मल्लिका के गंजे सिर पर डाल दिए। बीज डालते ही पहले तो छोटे छोटे बाल निकले, फिर
ये बढ़ने लगे। मल्लिका अभी कुछ पूछ भी न पाई थी कि बाल लंबे होकर उसके कंधों तक आ गए और बढ़ते बढ़ते पैरों को छूने लगे। जब मल्लिका ने ये देखा तो खुशी के आंसू रोने लगी। राजा और सभी लोगों ने खुशी के मारे चीख कर आसमान सिर पर उठा लिया। उस रात पूरे शहर में रोशनी की गई और राजा के महल में खूब नाच और खाना हुआ। अगले दिन राजा हेजल और ताराविना की शादी में शरीक हुए। उनकी शादी के मौके पर राजा ने अपने वादे के मुताबिक हेजल को 1 लाख रुपए की थैली इनाम में दी। हेजल ने एक जरवल फली राजा को दी कि वो मुसीबत से बचने के लिए उसको अपने पास रखें, और दूसरी फली को अपने पास हिफाजत से रख लिया। शायद यही वजह थी कि उनकी बाकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरी।